नमस्कार साथियों। आर्य जंक्शन पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सभी बात करने वाले हैं आरएस मुख्य परीक्षा के लिए हमारा पेपर 1 इंडियन हिस्ट्री, उसमें कला एवं संस्कृति में मुगल कालीन साहित्य के बारे में। तो बहुत संभावनाएं है कि यहाँ से प्रश्न हमको पूछ लिया जाए, उसी को आज हम कवर करेंगे। बस अगले 10 मिनट आप मेरे साथ रहो और निश्चित रूप से आपको काफी फायदा होने वाला है, क्योंकि पढ़ने में जितना बोरिंग लगता है सुनने में उतना ही इंटरेस्टिंग लगने वाला है। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक क्लिक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुगल काल जो है वो है कहाँ से। तो हम सभी जानते हैं कि 16वीं शताब्दी की शुरुआत में लगभग 1526 में बाबर जो है वो आता है भारत में आक्रमण करने, और उसके बाद में पानीपत का युद्ध होता है, इब्राहिम लोदी को हराया जाता है, और इसके साथ साथ दिल्ली सल्तनत जो है उसका अंत हम यहाँ पर देखते हैं और मुगल शासन की स्थापना होती है। यहीं से आगे फिर इनका राज चलता है और अंग्रेजों के आने तक 1857 तक का जो समय है उसको हम मुगल पीरियड के रूप में जानते हैं। तो इस दौरान जहां जहां भी स्टेबिलिटी आती है, अर्थात राज्य का स्थायित्व जब होता है, वहां वहां पर जो है भाषा संबंधी विकास भी हमको देखने को मिलता है। तो साहित्य के क्षेत्र में फारसी, हिंदवी या हिंदी जो भाषा है वो अब तक विकसित हो चुकी थी। तुर्की और पंजाबी जैसी भाषाओं में काफी बड़ी मात्रा में साहित्य लिखा गया। हमारे पास में जो राजा हैं उनमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब तक के काल को हम कवर अप करने वाले हैं। सबसे पहले बारी आती है बाबर की, जो कि मुगल जो शासन है उसका शुरुआती राजा है। तो इस शासक ने क्या किया, ये खुद अगर इसकी बात करें तो ये खुद अपने आप में एक विद्वान था। इसने तुर्की और फारसी में काफी रचनाएं की, और एक प्रसिद्ध इसकी रचना है इसकी आत्मकथा, जिसको कहा जाता है तुजुक ए बाबरी। तो ये जो तुजुक शब्द है इसका मतलब आत्मकथा से ही होता है। तो तुजुक ए बाबरी मतलब बाबर की स्वयं की आत्मकथा इसने लिखी, और इस आत्मकथा में उसने 16वीं सदी में, क्योंकि ये उसी समय भारत आया था, उस कालखंड के जो भी राजनीतिक और प्राकृतिक स्थिति है उस पर इसने प्रकाश डाला है। इसके जाने के बाद में फिर जो है बारी आती है हुमायूं की। हुमायूं के बारे में हम सभी जानते हैं कि हुमायूं जो है उसका जीवन बड़ा ही कष्टप्रद रहा, और लंबे समय तक शेरशाह सूरी से उसका संघर्ष हमको देखने को मिला। तो साहित्य सृजन के लिए उसे मौका मिला ही नहीं। लेकिन उसके पीरियड में एक बहुत महत्वपूर्ण काम जो हुआ वो था, पहली बार किसी महिला ने जो है यहाँ पर एक रचना की, लेखन किया, और वो थी हुमायूं की पत्नी। तो गुलबदन बेगम के द्वारा ये रचना की गई। हुमायूं नामा नाम से उन्होंने ये ग्रंथ लिखा, और उसमें दो भागों में उन्होंने पहले भाग में अपने ससुर अर्थात बाबर का इतिहास लिखा, और दूसरे हिस्से में उसने जो है हुमायूं का इतिहास लिखने का प्रयास किया। तो पहली पुस्तक, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मुगल काल के दौरान जो है किसने महिलाएं जो है उन्होंने किन्होंने लिखा है, तो एक नाम आप गुलबदन बेगम का दे सकते हैं हुमायूं नामा के रूप में। तो हुमायूं के काल में कोई और खास यहाँ पर साहित्य की रचना नहीं होती है। फिर आता है अकबर का काल। हम सभी जानते हैं कि अकबर ने अपने शासन के शुरुआती दौर में ही काफी स्टेबिलिटी अचीव कर ली, लगभग 10-12 साल के भीतर भीतर, और उसके बाद में जो राजपूताना से उसने संधियां की, और अपने राज्य को चारों तरफ बंगाल से लेकर के मुल्तान तक और दक्षिण में पूरा जो है आपके नर्मदा नदी और उसके आगे तक के हिस्से तक जब उसने राज्य को फैला लिया और एक स्थायित्व जब आने लगा, तो फिर उसके क्षेत्र में कला और संस्कृति को बहुत महत्व मिला। इसीलिए साहित्य के क्षेत्र में भी उसने कई विद्वानों को अपने यहाँ पर संरक्षण दिया, और दो काम उसने महत्वपूर्ण किए। ना केवल उसके काल में नए फारसी ग्रंथों का निर्माण हुआ, बल्कि इसके साथ साथ जितने भी भारतीय ग्रंथ थे संस्कृत भाषा के, उनमें से कईयों का उसने फारसी में न अनुवाद कराया, बल्कि उसके साथ साथ उनका चित्रण भी करवाया। तो चित्रकला और साहित्य दोनों में हमको अकबर का योगदान देखने को मिलता है। अब पहले अगर और बात करें तो अकबर के इस पूरे काल को हम एक और नाम से जानते हैं, वो है फारसी साहित्य का पुनर्जागरण काल। तो भारत में फारसी साहित्य के पुनर्जागरण का श्रेय अगर हमें किसी आदमी को देना है तो वो कौन है, वो है अकबर। ठीक है, ये याद रखना आप। इसकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है उन पर हम बात कर लें। तो रचनाओं में देखो, अकबर के दरबारी एक हैं अबुल फजल, उन पर प्रश्न पूछा जा चुका है आरएस परीक्षा में कि अबुल फजल की कुछ कृतियां लिखी है। तो एक तो अकबर नामा इसने लिखा था, जिसमें अकबर की जो राजनीतिक प्रशासनिक स्थिति है उसका विस्तार से उसने वर्णन किया है। और एक है आइन ए अकबरी, इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि आज अगर मध्यकालीन भारत के मुगल शासन के बारे में अगर कोई जानकारी हमको
मिलती है क्योंकि ये कोर्ट में लिखा गया है। इसके दरबारी के रूप में ये अब्दुल फजल था और इसने बड़ी बारीकी से जो है अकबर के काल के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और हर प्रकार के पहलू पर प्रकाश डाला है। बहुत बड़ा ग्रंथ आईन अकबरी है जिसमें उसने हर चीज को कवर अप किया है। तो अब्दुल फजल ने अकबरनामा और आईन अकबरी लिखा। अबुल फजल ने एक और बाद में रचना लिखी थी इंशा नाम से, और उसके अंदर उसने क्या किया था, अकबर ने जितने भी शासकों के साथ जो पत्राचार किया, जो शाही पत्र लिखे थे, उनका उसने उसमें संकलन किया था। एक और अकबरनामा हमको देखने को मिलता है फैजी सरहिंदी का। फैजी सरहिंदी नामक एक और कलाकार उसके दरबार में था और उसने इसको लिखने की कोशिश तो की, लेकिन केवल गुजरात विजय के बारे में ही वो थोड़ा बहुत लिख सका और बाकी फिर वो नहीं लिख पाया। तो एक और अकबरनामा आपको फैजी सरहिंदी का भी मिलता है। इसके बाद में एक तबकात अकबरी नाम से किताब है, जो भी आधिकारिक इतिहास ग्रंथ मान सकते हैं, और इसकी रचना की निजामुद्दीन अहमद ने, वो भी अकबर के ही दरबार का दरबारी था। मुल्ला दाऊद नाम के विद्वान ने तारीख अल्फी नाम से एक और रचना यहाँ पर की, और बदायूनी नाम से जो था उसने मुंतकफ उल तवारिक, ठीक है, क्या नाम, मुंतकफ उल तवारिक, तो सुबुक्तगीन से लेकर के और इस काल तक की उसने बहुत लंबी चौड़ी सल्तनत से लेकर के और फिर आपके पूरा पूरा मुगल काल का जो इस अकबर तक का काल है उस पर इसने लिखा है। तो ये कुछ 2 4 5 पुस्तकें हैं जो रचनाएं इस काल में की गई। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इस कालखंड में पुस्तकों का अनुवाद भी किया गया था और फारसी में ही ज्यादातर अनुवाद हुए। जैसे कि बदायूनी ने रामायण का और सिंहासन बत्तीसी का जो है क्या किया, अनुवाद किया। फैजी नाम जो फैजी सर हिंदी मैंने बताया, उसने नल दमयंती का और योग वशिष्ठ नामक जो ग्रंथ था उसका अनुवाद किया। अ, उसका दरबारी था कृषि का प्रमुख विशेषज्ञ टोडरमल। टोडरमल राजा जो था उसने भी लीलावती, जो कि जो अपने भास्कराचार्य का ग्रंथ है, उसका उसने अनुवाद किया। इसी तरह से एक हाजी इब्राहिम सरहिंदी थे, उन्होंने अथर्ववेद जैसी रचनाओं का भी अनुवाद किया। और यहाँ तक कि महाभारत जो ग्रंथ हमारा है उसको रज्मनामा के नाम से विद्वानों ने मिलकर के, अब्दुल फजल और बाकी अन्य विद्वानों ने मिलकर के उसका अनुवाद किया था। जो मैंने आपको पहले बताया था कि बाबर ने तुजुके बाबरी लिखी थी, उस तुजुके बाबरी को भी अब्दुल रहीम खान खाना ने तुर्की भाषा में वो लिखी हुई थी, तुर्की से उसको फारसी में अनुवादित किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुवाद भी इस कालखंड में हुए हैं। क्लियर है। इसके बाद में आती है बारी आपके अगले शासक की, जिसका नाम है जहांगीर। जहांगीर के काल में भी कुछ रचनाएं हुई, जैसे कि जैसे बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, उसी तरह उसके पड़पोते जहांगीर ने तुझके जहांगीरी लिखी अपनी खुद की, ठीक है। और इसी काल में कुछ ग्रंथ हैं जैसे कि इकबाल नामा ए जहांगीरी और मसरे जहांगीरी या जबद्दुत तवारिख। जबद्दुत तवारिख नाम बोलने में ही बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन इनकी रचना भी इस कालखंड में की गई थी। क्लियर है। चलिए, फिर आता है शाहजहां का काल। हम सभी जानते हैं कि शाहजहां के काल में स्थापत्य पर बहुत बड़ा ध्यान दिया है, लेकिन उस समय कुछ पादशाह नामक एक जो है ग्रंथ लिखा गया, 2 बार लिखा गया ये। एक बार एक अब्दुल हमीद लाहौरी था उसने लिखा था, और दूसरी बार एक अमीन काजविनी नाम का था उसने लिखा था। तो दोनों ने यहाँ पर पादशाह नामा के नाम से ग्रंथ लिखा। एक इनायत खान थे जिन्होंने शाहजहां नामा लिखा। तो आपको अगर लेखक का नाम याद हो या नहीं हो, लेकिन आपको कम से कम जो है ना इन ग्रंथों के नाम तो याद कर ही लेने हैं, ये ध्यान रखना। शाहजहां के बाद उसके पुत्रों में हम सब जानते हैं उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, लेकिन उनमें से एक पुत्र था दारा शिकोह, बहुत विद्वान और सूफी मत का संप्रदाय को मानता था, और उसने बहुत से भारतीय जो दार्शनिक है उनसे भी शिक्षा ली थी। तो उसने उपनिषद, गीता और योग वशिष्ठ जैसे जो ग्रंथ है उनका भी फारसी में अनुवाद करवाया था। ये शाहजहां के काल में होने वाली कुछ घटनाएं हैं। फिर आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने कोई संरक्षण नहीं दिया, लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि औरंगजेब के काल में बड़ी मात्रा में ऐसे ग्रंथों की रचना होती है। चलिए वो जान लेते हैं वो कौन कौन से ग्रंथ है। जैसे कि आलमगीर नामा, आलमगीर नामक जो है एक ग्रंथ लिखा गया, काजिम था, मिर्जा काजिम उसके द्वारा। जैसे हमने देखा था मस्तिरे जहांगीरी लिखी गई थी, उसी तरह से मोहम्मद काफी ने यहाँ पर एक मस्तिरे आलमगिरी भी लिखी। भीमसेन ने लिखा नुस्खा ए दिलखुशा, ठीक है। और ईश्वर दास नागर नाम के एक विद्वान थे जिन्होंने लिखा फुतुआत ए आलमगिरी। तो आलमगीर जो शब्द है, इस पे ही 3 हो गए ना, आलमगीर नामा हो गया एक, तो एक क्या बताया मैंने, मसरे आलमगिरी हो गई, और एक है फुतुआत ए आलमगिरी। ये 3 तो आप ऐसे याद कर लीजिए तो आपको नॉर्मली औरंगजेब का याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा
उसने क्या किया कि मुसलमानों के जो कानून है उनको एक जगह करवाया और फतवा ए आलमगिरी नामक एक और पुस्तक लिखा है। तो चारों में आलमगिरी आता है, तो आप याद कर लीजिए, फतवात ए आलमगिरी, आलमगीर नामा, फतवा ए आलमगिरी, तीन चार पुस्तकें अगर याद आ जाए तो 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछे तो बता पाएंगे। हमने पढ़ा था कि गुलबदन बेगम जो है उसने आपका हुमायूंनामा लिख सॉरी जो है आपकी क्या नाम है इसका, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा था, हुमायूं की पत्नी थी, जिसमें बाबर और उसका दोनों का उसने दिया जिक्र। इसी तरह से एक और महिला थी जिसने लिखा, औरंगजेब की बेटी। और औरंगजेब की बेटी का नाम क्या था? जेबुन निशा। क्या नाम है? जेबुन निशा। इस जेबुन निशा ने दीवान ए मखफी, क्या नाम है? दीवान ए मखफी, इस नाम से पुस्तक लिखी। तो अगर आपसे पूछ ले कि मुगल कालीन 2 महिला साहित्यकारों के नाम लिखो, तो आप इन दोनों के नाम लिख सकते हैं। एक आप लिखिए गुलबदन बेगम का हुमायूंनामा, और दूसरा लिखिए आप जेबुन निशा द्वारा लिखा गया दीवाने मखफी। ये लिख दो, आपका काम हो जाएगा। तो जो मुगल कालीन साहित्य है उसमें ये सारा चीजें हैं जो हमने कवर कर ली। ऊपर से लेकर नीचे तक आप देख सकते हैं, फारसी, तुर्की, हिंदी और पंजाबी में बड़ी मात्रा में साहित्य की रचना इस काल में भी हुई है। संस्कृत साहित्य हमको इतना यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर कुछ हुआ भी है तो वो फिर जैसे राजपूताना में कहीं संस्कृत साहित्य की रचना हुई है तो वहां तक सीमित रहा है वो, क्योंकि शासक जब तक संरक्षण नहीं देते तब तक साहित्य की रचना इतना सिंपल नहीं होता है। ठीक है, तो ये था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आरएस जंक्शन पे आप सभी के लिए क्वालिटी कंटेंट के साथ, जैसे मैंने ये आपको पढ़ाया, ये सारे हमारे नोट्स में अवेलेबल है। तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और वहां से हमारे एप्लीकेशन आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर हम आपके लिए अभी पूरा प्रैक्टिस करवा रहे हैं मेंस का। तो डेली पेपर, डेली आंसर राइटिंग और बढ़िया तरीके से आप अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप हमसे वहां पर जुड़ सकते हो। चलिए, तो मैं आपसे विदा लूंगा, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।